हेलो एवरीवन। इससे पहले आप लोगों ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में स्टडी किया। आज अभी जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कि लोनेबल फंड्स थ्योरी भी कहा जाता है, अर्थात ऋण योग्य राशियों का सिद्धांत अथवा नव प्रतिष्ठित सिद्धांत इसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रमुख अर्थशास्त्रियों में जिन्होंने कि इसे प्रतिपादित किया, प्रमुख नाम हैं विक्सेल, ओहलिन, लिंडहर, वाइनर, बर्टिल ओहलिन आदि। ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि ये सिद्धांत दिया है। जिन्होंने कि यह सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक शक्तियाँ जैसे बचत करने की भावना, प्रतीक्षा, समय अधिमान्यता, जैसा कि हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा, पूंजी की उत्पादकता, यही केवल ब्याज की दर को निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि अन्य मौद्रिक कारण, मोनेटिव कारण हैं जो कि मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करते हैं, जो कि प्रमुख हैं। जिसमें से हम लोग कह सकते हैं जो मौद्रिक कारण है उसमें है मुद्रा का होर्डिंग या डिसहोर्डिंग, यानी मुद्रा का संचय, असंचय। इसके अलावा बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन, किस प्रकार से साख सृजन किया जाता है, और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि मुद्रा ऋण की मांग, ये सभी जो मौद्रिक कारण हैं ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ऋण योग्य राशियों के सिद्धांत कहते हैं इसे हम। इनके समर्थकों ने कहा कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की शक्तियों के द्वारा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोनेबल फंड्स जो है वह मुख्यतः ऋण योग्य राशियों का सिद्धांत है या ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत है। इसमें जो है इस सिद्धांत के अनुसार भी जो हम कह सकते हैं ब्याज दर जो होती है वह ऋण योग्य राशियों की मांग तथा उनकी पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है कि कौन से फंड्स हैं जो कि ऋण योग्य हैं और उसकी किस प्रकार से मांग और पूर्ति है, अभी उस पर ब्याज की दर डिपेंड करेगी और उसी के द्वारा वो निर्धारित होगी। ऋण योग्य राशियों की पूर्ति में से पूर्ति आय में हम कह सकते हैं की गई बचतें, असंचित किया गया मुद्रा धन, बैंकों द्वारा सृजन आदि तथा व्यवसायियों द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट है जिसे हमने निवेश कहते हैं आदि शामिल है। और ऋण योग्य राशियों के लिए मांग में निवेश के लिए मांग, उपभोग के लिए मांग और मुद्रा का संचय करने की मांग आदि सम्मिलित है। इसको जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसकी मांग और पूर्ति वक्र को बनाती हैं। ऋण योग्य राशियों की मांग किससे बनेगी और ऋण योग्य राशियों की पूर्ति किन किन फैक्टर्स से बनेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ऋण योग्य राशियों की मांग या डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो प्रमुखतः 3 प्रकार से ऋण योग्य राशियों की मांग होती है, जिसमें से पहला है निवेश के लिए ऋण मांग, अर्थात डिमांड ऑफ लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यह सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है राशियों की, जिसके के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ऋण योग्य राशि, लोनेबल फंड्स जो होते हैं उनकी डिमांड क्यों होती है? सबसे ज़्यादा होती है निवेश के लिए। समय पर साधारण जो होता है, समय पर ऋण कौन लोग लेते हैं? उन व्यवसायों अथवा फर्मों द्वारा ही ज़्यादातर ऋण ली जाती हैं जो कि उन रुपयों को व्यापार अथवा उद्योग में निवेश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विनियोग अथवा निवेश की मात्रा
ब्याज की दर के साथ बदलती रहती है, अर्थात यह जो मात्रा है वह निवेश ब्याज दर सापेक्ष होता है। अर्थात निवेश से जिस प्रतिशत लाभ की आशा होती है उसकी ब्याज की दर से तुलना की जाती है। यदि ब्याज की दर कम हो तो निवेश में अधिक रुपया लगाया जाता है, और यदि ब्याज की दर अधिक हो तो निवेश में कम रुपया लगाया जाएगा। तो स्पष्ट है कि यदि ब्याज की दर बढ़ जाए तो निवेश की ऋण योग राशियों की मांग घट जाएगी, और यदि ब्याज दर घट जाए तो निवेश के लिए ऋण योग जो राशि है उनकी मांग बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रेखा बनेगी, जो इसके लिए ऋण योग निवेश के लिए जो ऋण मांग की जो रेखा बनेगी वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होगा, जिसे कि हम लोगों ने इस डायग्राम में आई के द्वारा दर्शाया है। यह आई यानी इन्वेस्टमेंट के लिए जो मांग किया जा रहा है उसकी रेखा है, और इसे हम आई के द्वारा यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो मांग के पक्ष में है, ऋण योग राशियों की मांग क्यों की जाती है, वह है उपभोग के लिए ऋण। अर्थात ऋण योग राशियों की जो मांग है उपभोग के लिए भी की जाती है। ऐसे लोग इसके लिए ऋण लेते हैं जो अपनी आय और जो उनकी संचित धन होती है उससे भी ज़्यादा अगर वो कंजम्पशन को अपने बढ़ाना चाहते हैं या उपभोग करना चाहते हैं, तब वो ऋण लेते हैं और उनके द्वारा ऋण योग राशि की मांग की जाती है, लोनेबल फंड्स की मांग की जाती है। और ख़ासकर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रायः जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो उनके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए कह सकते हैं गृह निर्माण है या कार खरीदना है या कोई भी इस तरह की ज़्यादा पूंजी वाला जो सामान होता है कंज्यूमर के लिए, वो अगर वो खरीदना चाहें तो ऐसी स्थिति में वो ऋण लेते हैं और उसे हम लोग कहते हैं उपभोग के लिए ऋण। इस प्रकार से वो लेते हैं। यह भी जो है ब्याज दर सापेक्ष होती है। यह जो निवेश की मांग है यह भी उपभोग के लिए जो यह लोनेबल फंड्स है यह भी ब्याज दर सापेक्ष होती है। अर्थात यदि ब्याज दर कम होगी तो लोग इसके लिए अधिक ऋण लेने को तैयार होंगे, कंज्यूमर गुड्स के लिए अधिक वो लेंगे, वहाँ पर अधिक ऋण लेने के लिए प्रेरित होंगे। और यदि ब्याज दर जो है अधिक हो जाएगी तो वो यह फंड कम लेंगे, अर्थात ड्यूरेबल गुड्स के लिए जो ये फंड लेंगे वो कम लेंगे। तो इसके लिए भी जो ऋण की मांग वक्र होगी यह भी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होगा, क्योंकि इसमें भी ब्याज दर के सापेक्ष है। यदि ब्याज दर बढ़ता है तो ड्यूरेबल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के लिए मांग घट जाती है, यदि ब्याज दर कम हो जा रहा है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह ऊपर से नीचे की ओर फिर से झुका हुआ होगा, जैसा कि इसे हमने यहाँ पर DS के द्वारा शो किया है। डिमांड ये वाला जो है हम लोगों ने शो किया हुआ है DS के द्वारा। तो पहला जो मांग था हमारा वो आई था, यानी जो कि उनके जो निवेश के लिए ले रहे थे। दूसरा जो उपभोग के लिए ले रहा है उसे हम DS के द्वारा शो कर रहे हैं। यह भी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ रेखा यहाँ पर शो किया गया है। तीसरा जो है वो ऋण योग राशियों की जो मांग होती है वो होती है संचय के लिए मांग, अर्थात डिमांड फॉर होर्डिंग्स। जो लोग संचय के लिए भी कुछ लोग डिमांड करते हैं पूंजी की। ये डिमांड कौन लोग करते हैं? ये जो लोग अपने पास अधिक रुपया रखना पसंद करते हैं वो लोग इसकी मांग करते हैं। जब लोग अपनी आय से कम उपभोग करते हैं और कुछ रुपया बचा लेते हैं, इस प्रकार अपनी बचतों को वे या तो उधार पर दे सकते हैं या इनसे शेयर, ऋण पत्र आदि खरीद सकते हैं या उन्हें व्यापार में लगा सकते हैं। यदि वे सब न करना चाहें तो वे उसे बचत को नकदी के रूप में अपने पास होल्ड कर लेते हैं या संचय करते हैं। जब लोग इस प्रकार से शेष रुपयों को संचय कर लेते हैं तो उसे जो हम लोग कहेंगे कि वो संचय। यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान देने की है कि संचय के लिए लोग दूसरों से ऋण नहीं लेते हैं।
वो ऋण लेकर संचय नहीं करते हैं, बल्कि उनके पास जो उपलब्ध ऋण योग राशि है उसका संचय कर लेते हैं, जिसे कि वो उसके लिए वो ऋण को संचय कर लेते हैं। और यह भी जो है राशि जब ब्याज की दर अधिक होती है तो लोग अधिक रुपया ऋण पर देते हैं, और जब कम मात्रा में संचय करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ऋण पर दे देंगे और कम मात्रा में संचय करेंगे, और जब ब्याज दर कम होगी तो वो कम रुपया उधार देंगे और अधिक मात्रा में रुपए का संचय कर लेंगे। तो इस प्रकार इसका भी जो मांग वक्र है वह इस प्रकार एच से जिसे हमने शो किया है, यह भी ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं की तरफ गिरता हुआ होता है, क्योंकि यह ब्याज दर के सापेक्ष होता है। अगर वो घटेगा तो संचय जो है वो ब्याज दर यदि बढ़ता है तो संचय कम होता है, वो अपने पास जो राशि है उसे दे देते हैं निवेश के लिए, और इस प्रकार इसकी रेखा भी जो है ये ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गिरती हुई बनती है। तो ये तो थी ऋण योग राशियों की मांग, जो 3 प्रमुख बातों पर जो डिपेंड किया, जिसे हमने आई, एच और डी एस के द्वारा यहाँ पर बताया है। अब हम बात करते हैं ऋण योग राशियों की पूर्ति की, यानी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। यह इसके भी कई अंग हैं कि किन किन बातों पर यह पूर्ति डिपेंड करेगी, जिसमें से पहला है बचत यानी सेविंग्स। तो बचत जो है ऋण योग राशियों की सबसे बड़ा सोर्स है पूर्ति का, कि ऋण योग राशियों लोनेबल फंड्स का जो सप्लाई होगा उसके लिए बचत जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है। बचत जो है वो आय और कंजम्पशन, इन दोनों के बीच जो अंतर है, यानी व्यक्ति की जो आय है उससे यदि कंजम्पशन को घटा दें तो जो बचता है उससे हम लोग बचत या सेविंग्स कह सकते हैं। अर्थात दोनों के अंतर से जो है बचत